गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का जो टॉपिक है छंद, वो पूरा क्लियर करवा रही हूँ। देखते हैं पूरा क्लियर हो या अगले पार्ट में। जो क्लास है वो आपकी है 12th हिंदी साहित्य। आज जो क्लास है वो 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो 11th और 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी हिंदी साहित्य है वो देखें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से इसको बनाया है, तैयार किया है। तो पूरा जो टॉपिक है उसको गहनता से लिया है, क्योंकि मैंने कंपटीशन को भी ध्यान में रखा है कि बच्चों को जो भी मिले वो पूरा मिले। तो आपकी जो छंद वाला है वो मैंने पूरा टॉपिक किया है। तो सबसे पहले है सबके सब स्टूडेंट्स लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैंने ये पूरी मेहनत की है। तो आपका फर्ज बनता है कि सबसे पहले इसको लाइक करें, अपने जितने भी मित्रगण हैं, अन्य स्टूडेंट्स हैं, उनके पास शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पे जाकर के इस महामारी को देखते हुए संस्था ने निर्णय किया कि स्टूडेंटों को इतने दिन में कुछ दिया जाएगा। तो हमने भी ऐसा निर्णय किया। तो आप SVM जयसिंघास चैनल पे जाएंगे, वहाँ आपको चाहे वो बच्चा 10th क्लास का हो, चाहे 12th का हो, हिंदी साहित्य हो या फिर कंपल्सरी हो, वो चाहे स्टूडेंट साइंस का हो या आर्ट्स का हो, उन सबके लिए पूरी क्लासें आपको मिल जाएंगी। तो मैं श्रीमती सुशीला खेदड़, हिंदी लेक्चरर, मैं आज आपको छंद के बारे में बता। तो जो छंद है वो मैंने 12th क्लास का बैच लिया है। 12th क्लास के बच्चे हैं, उनके 6 नंबर का जो होता है वो छंद होता है, यानी कि 2 × 3 = 6, यानी कि टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 6 नंबर का होता है। 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के आएंगे, तो 6 नंबर है। 6 नंबर कोई कम नहीं है, क्योंकि 6 करेंगे तभी आपके पूरे कंप्लीट शो होता है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। आप इसको ये मत सोचें कि हमने पहले कभी पढ़ा नहीं और बहुत ही हार्ड होगा। किसी चीज़ को हार्ड अपन खुद भी बना देते हैं, तो हार्ड बेहतर। देखो, मैं सबसे पहले बताती हूँ छंद है क्या। छंद है वो संस्कृत की छंद धातु बना, संस्कृत की चंद धातु से बना, यानी कि ये कहाँ से आया? संस्कृत की चंद धातु से, जिसको अपन अशुल पाते के योग से। मेरे कहने का अर्थ है कि जो चंद धातु है उसमें अशुल पाते जोड़ने से क्या बन जाता है? छंद बन जाता है। ये तो है छंद शब्द। कि छंद आया कहाँ से? तो ये चंद धातु है संस्कृत की, और चंद धातु में अशुल प्रत्यय को जोड़ दिया। अशुल प्रत्यय को जोड़ने से क्या बन गया? छंद बन गया। अब हम बोलते हैं कि छंद किसे कहते हैं। परिभाषा होती है कि छंद किसे कहते हैं। तो किसी चीज को अपन पढ़ते हैं, उसमें हमें प्रसन्नता होती है, मन प्रसन्नचित होता है, मन आह्लादित होता है, तब हम उसको क्या करते हैं? छंद करते हैं। तो हिंदी साहित्य के अंदर जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ते में तो अब तभी तो पढ़ पाते हैं,
जब किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है। और इंटरेस्ट कब होगा? जब किसी चीज़ में क्या होगी, कुछ पढ़ने पे हमें प्रसन्नता प्रकट होगी, मन आह्लादित होगा, खुश होगा, तो फिर क्या होगा, हमारी इच्छा बढ़ जाएगी। तो छंद क्या है? तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है, छंद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नचित्त होना, आह्लादित होना, या अमूमन क्या बोलते हैं, खुश होना। यानी जिस चीज को पढ़ करके हमारा मन खुश हो जाता है, उसको हम छंद कहते हैं, यानी छंद बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि जो छंद है वो सबसे पहले इसका उद्भव, विकास कहाँ से, यानी आया कहाँ से छंद? तो छंद है वो अपने जो ऋग्वेदिक काल है उस समय से चल रहा है। तो छंद सर्वप्रथम ऋग्वेदिक काल से माना, यानी कि आज से 3500 वर्ष, यानी आज से 3500 वर्ष पूर्व छंद है वो आ गया था। तो आज से 3500 वर्ष पूर्व छंद आ गया था अस्तित्व में, आया। यानी छंद कब अस्तित्व में आया? तो ऋग्वेदिक काल में आया। इसके प्रथम जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं? प्रथम प्रवर्तक इसके ब्रह्माजी माने जाते हैं। बाद में आगे आता गया और अब सार्वभौमिक दृष्टि से इसको पिंगल को मान दिया गया। तो सार्वभौमिक दृष्टि से छंद शास्त्र के आचार्य माने जाते हैं पिंगल ने उसको माना गया है फिर सार्वभौमिक दृष्टि से। अब देखो इस छंद शास्त्र का प्रथम जो ग्रंथ है वो छंदमाला माना गया है। तो देखो ये तो बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको दे रही हूँ, तो सभी बच्चे अपने नोटबुक में साथ साथ उतारते जाएं, क्योंकि साथ साथ उतारने से आपको फायदा होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखो मैंने क्या लिखवा दिया, छंद संस्कृत के चंद्र धातु से बनाया और असुर पढ़ते के योग से बनाया। अब इसमें असुर पढ़ते जुड़ा हुआ है जिससे छंद का निर्माण हुआ है, छंद बना। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है वैसे प्रसन्नचित्त होना, आह्लादित होना, खुश होना, यानी जिस चीज को पढ़ने से हमें क्या होती है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, मन क्या होता है, एकदम खुश होता है। तो छंद सर्वप्रथम ऋग्वेदिक काल से माना जाता है, यानी कि ऋग्वेद जो काल था उस समय से ही क्या हो गया था, संस्कृत में जो छंद था वो आ गया था। मेरे कहने का अर्थ है आज से 3500 वर्ष पूर्व क्या हो गया था, छंद। इसके प्रथम प्रवर्तक है वो वर्मा जी माने जाते हैं अपने, और उसके बाद में सार्वभौमिक दृष्टि के छंद शास्त्र के आचार्य पिंगल को माना गया है। अब देखो छंद शास्त्र का जो प्रथम ग्रंथ है वो छंदमाला माना गया। क्या माना गया?
तो ये उतारे, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। छंदमाला है, ये जो छंदमाला है ये बताया गया है, छंद शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है वो छंदमाला बताया गया है। और आचार्य जो पिंगल है इसका समय है वो 2री शताब्दी माना जाता है। तो छंद शास्त्र का प्रथम ग्रंथ छंदमाला बताया गया है। पिंगल का जो समय था वो 2री शताब्दी माना है। कौन सी शताब्दी? 2री शताब्दी माना है। अब देखो छंदों का वर्गीकरण। आमतौर पर छंद होते हैं वो क्या बताया है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो अपन बोलते हैं छंदों का वर्गीकरण। वर्गीकरण डिवाइडेशन यानी छंदों को कितने भागों में बांटा। तो छंदों को अपन ने 2 भागों में बांट दिया। एक था लौकिक छंद और एक था वैदिक। तो देखो छंदों का वर्गीकरण किया तो छंदों को 2 भागों में बांटा। एक बांटा वैदिक, वैदिक छंद कहलाए, और दूसरे प्रकार के छंद लौकिक छंद कहलाए। तो फर्स्ट जो है क्या कहलाते हैं? वैदिक, और दूसरे क्या कहलाते हैं? लौकिक। फर्स्ट कहलाते हैं वैदिक छंद, दूसरे कहलाते हैं लौकिक छंद। तो छंदों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। अब देखो क्या है, ये जो वैदिक छंद है इनका उल्लेख वेदों में किया जाता है। तो ये जो छंद है वैदिक छंद, ये इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? वेदों के अंदर किया गया है। और जो आपका बच गया है लौकिक छंद, इस लौकिक छंद को ही अपन क्या करते हैं? काम में लेते हैं। फिलहाल जो अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सा छंद पढ़ रहे हैं? लौकिक छंद पढ़ रहे हैं। वैदिक छंद अपने आवास में है कहाँ? वेदों में है। लेकिन अपन इसको जो सिलेबस है अपने वाला उसमें अपने वैदिक छंद नहीं होता है। कौन सा छंद होता है? लौकिक छंद। अब अपन जो पढ़ रहे हैं लौकिक छंद उसको भी अपन ने 2 भागों में बांट दिया। कौन सा? उसको बांटा है मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। इस लौकिक छंद को भी अपन ने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। कितने भागों में बांट दिया? 2। एक है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। मात्रिक छंदों में क्या होता है? मात्राओं की गणना होती है। मात्राओं की गणना होती है। देखो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। अपन पढ़ रहे हैं फिलहाल
सिलेबस में जितना भी है वो है लौकिक छंद। ये तो क्या है, संस्कृत के जो वेद हैं, जो अपन जो मंत्र जाप करते हैं उसके अंदर तो आता है वैदिक छंदों का उल्लेख, और जो लौकिक छंद आज अपन अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो है लौकिक छंद। तो मैंने बेसिक आपको नॉलेज के लिए मैंने ये भी बता दिया कि छंद का वर्गीकरण दो भागों में किया, वैदिक छंदों में और लौकिक छंदों में। वरना तो अपन ये लौकिक छंद ही पढ़ा देते। तो वैदिक छंदों का उल्लेख कहाँ किया गया, वेदों में, और लौकिक छंदों का उल्लेख क्या किया गया, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद दो भागों में। इसमें मात्राओं की गिनती होती है, मात्राएं कैसे, जैसे एक है या फिर दो मात्राएं। और वर्णिक छंदों के अंदर क्या करेंगे, अपन वर्ण काउंट करते हैं, वर्ण गिनते हैं, वर्ण कितने होते हैं ऐसे। तो इसने बताया कि दो भाग बता दीजिए। अब आपका जो मात्रिक छंद है इसको भी बांट दिया गया है, डिवाइडेशन क्या कर दिया, एक कर दिया सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। दूसरा कर दिया इसमें अर्धमात्रिक छंद, दूसरा कर दिया अर्धमात्रिक और तीसरा कर दिया विषम मात्रिक। कैसे, सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो मेरे कहने का अर्थ है अपन क्या पढ़ रहे हैं, छंद। छंद, छंद कहाँ से आया, तो छंद था वो संस्कृत के चंद धातु से आया, अश्विन पर्दे के जोड़ने से बना। अब इससे क्या फायदा होता है कि अपन जो अपना साहित्य पढ़ते हैं उसमें पढ़ने से हमारे अंदर क्या होता है, खुशी के भाव होते हैं, प्रसन्नता होती है। तो ऐसा करने के लिए, उसमें यानी सुधार करने के लिए छंदों का प्रयोग किया है। अब छंद थे, इनको दो भागों में डिवाइडेशन करके बांट दिया। एक था वैदिक छंद, दूसरा था लौकिक छंद। वैदिक छंद में वेदों का उल्लेख है और लौकिक छंद में किसका है, आज जो वर्तमान में अपन जो पढ़ रहे हैं छंद उनका उल्लेख किया है। और आज अपन वर्तमान में दो प्रकार के छंद पढ़ रहे हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या होते हैं, किससे कहते हैं, तो जिस छंद के अंदर मात्राओं की गणना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और वर्णिक छंद उस छंद के अंदर जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है उसको वर्णिक छंद कहा गया। अब जो मात्रिक जो छंद है अपना, वो मात्राएं भी तो अलग अलग होती हैं, सब छंदों में एक समान नहीं होती। तो मात्रिक छंदों में मात्राओं की जो गणना होती है वो तीन प्रकार से होती है। कैसे, सममात्रिक छंद होते हैं, कुछ अर्धमात्रिक छंद होते हैं और कुछ विषम मात्रिक होते हैं। सममात्रिक छंदों में क्या होता है, जैसे आपके चरण होते हैं, चरण होते हैं तो पूरी लाइन जो होती है उसको अपन चरण बोलते हैं। पूरी की पूरी, जैसे ये पूरी लाइन लिखी हुई है इसको बोलेंगे एक चरण, दूसरी लाइन लिखी हुई है पूरी इसको बोलेंगे दो चरण। तो चरण है, तो इसने बताया कि एक और सममात्रिक छंद होते हैं, इसमें सात जो सभी चरण होंगे, सभी जो चरण होंगे, सभी चरणों में मात्राएं समान होंगी। क्या होंगी, सममात्रिक छंदों में सभी चरणों में मात्राएं समान होंगी। कैसे, जैसे एक चरण में 16 आ गई तो दूसरे में भी 16 आएंगी, तीसरे में भी 16 आएंगी, चौथे में भी 16 आएंगी। सममात्रिक में क्या होंगी, समान मात्राएं। यदि एक चरण में 28 मात्राएं आ गई तो चारों चरणों में क्या होंगी, 28 मात्राएं। जरूरी नहीं चरण 4 ही हो, 6 भी हो जाते हैं, चरण 8 हो जाते हैं। तो जो चरण होंगे उसमें सभी चरणों में मात्राएं क्या होंगी, समान होंगी। अर्धसममात्रिक छंद है, अर्धमात्रिक या अर्धसममात्रिक छंद, उसमें होता है 1 और 3 चरण है। कौन सा,
तृतीय चरण। एक का अर्थ है प्रथम चरण प्लस तृतीय चरण। इन दोनों चरणों के अंदर मात्राएं क्या होंगी, एक समान होंगी। जैसे प्रथम में 15 मात्राएं हैं तो तृतीय चरण में भी 15 ही मात्राएं होंगी। तो इन दोनों में क्या होगी, विषम जो चरण है, विषम चरण, विषम बोलते हैं इसको। प्रथम क्या विषम संख्या है और तृतीय भी क्या है, विषम संख्या है, इसलिए विषम चरण हो गए। इसको बोलेंगे अपन पूरे को विषम चरण। तो 1 और 3 क्या है, विषम चरण। विषम चरणों में क्या होंगी, मात्राएं बराबर होंगी। और जो सम चरण है, सम चरण बोलते हैं पर 2 और 4, यानी कि सम संख्या कौन सी होती है, 2 सम संख्या है, 4 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्याओं के अंदर क्या होता है, ये चरण समान है 2 और 4। इसमें भी मात्राएं क्या होती है, दोनों में समान। जैसे इसमें 15 मात्राएं थी, क्या पता 2 और 4 में क्या हो, दोनों में 13 मात्राएं। मेरे कहने का अर्थ है 1 और 3 में तो क्या होगी, समान होगी, और 2 और 4 में समान होंगी। तो उसको बोलते हैं अर्धमात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंदों में मात्राएं समान नहीं होती हैं। क्यों, जैसे कुंडलीय छंद है, उल्लल छंद आपका, उसमें अलग अलग होती है। क्यों, क्योंकि विषम मात्रिक छंद में मात्राएं समान नहीं होती हैं, समान नहीं होती क्या मात्राएं, तो इसमें मात्राएं समान नहीं होती हैं। क्यों, अलग अलग होती हैं सबके अंदर। तो विषम मात्रिक छंद में मात्राएं समान नहीं होती हैं। इसमें ये होता है कि जैसे 4 चरणों में तो समान मात्राएं आ गई, फिर नीचे वाले 2 में अलग आ गई, ऊपर 2 में अलग आ गई, नीचे 4 में अलग आ गई। इस प्रकार से अलग अलग होती है। तो ज्यादा अमूमन आपको ये बहुत ही कम देखने को मिलता है विषम मात्रिक छंद। आपको सममात्रिक छंद और अर्धमात्रिक छंद भी देखने को ज्यादा मिलता है। तो ये तो था आपका लौकिक छंद का एक पार्ट, मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद सममात्रिक छंद होते हैं और अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। अब है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में होता है वर्णों की गिनती होती है। वर्ण कैसे, जैसे क क्या है, एक वर्ण है, च क्या है, एक वर्ण है, त क्या है, एक वर्ण है। इस प्रकार इन वर्णों को गिना जाता है, न कि इनकी मात्राओं को। इसमें क्या नहीं गिनते, पर मात्राएं नहीं गिनते कि इसके अंदर एक मात्रा है या फिर 2 मात्रा है। क्या गिनते हैं इसमें, सिर्फ वर्ण गिनते हैं। वर्ण कितने होते हैं, जैसे क एक वर्ण है, च एक वर्ण है, त एक वर्ण है, ऐसे वर्णों को ही गिनेंगे। और फिर इसमें टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो वर्णिक छंद में हम टोटल वर्णों को ही गिनते हैं, काउंट करते हैं। इसके आगे अपन आगे वाला दिखाते हैं, तो क्या आगे लिखते जाते हैं। तो नोटबुक में उतारते जाएं, क्योंकि वरना फिर वापस रिवीजन करने की दिक्कत आएगी। और जो आपको मिलता है इस लॉकडाउन में उसका भरपूर फायदा उठाएं। सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि कितने बच्चों ने हमारे वीडियो को देखा है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है। तो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका फायदा उठाना चाहिए। अब देखो आगे, जो सममात्रिक छंद होता है, वर्णिक छंद और सममात्रिक छंद, इसमें एक होता है सममात्रिक, जो अभी वो पार्ट दिखाया था उसमें सममात्रिक जो छंद होता था उसको भी क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। एक था साधारण छंद और दूसरा है दंडक छंद। वैसे ही वर्णिक छंद को भी 2 भागों में बांट दिया। कौन सा, एक साधारण छंद और दूसरा है दंडक छंद। कितने भागों में बांट दिया इसको भी, 2 भागों, एक साधारण छंद दूसरा दंडक छंद। वर्णिक को भी क्या कर दिया, ये सममात्रिक का वैसे ही क्या है, वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद, इसको भी 2
छंद। अब जो साधारण छंद है उसको क्या करते हैं, जो आपकी साधारण मात्राएं होती हैं उनको काउंट करते हैं। अब जो दंडक छंद है वो अलग दिखा है। तो इसमें होता है जो 28 तक की जो मात्राएं होती हैं वो साधारण छंद के अंदर आता है। 28 तक की मात्राएं होंगी वो साधारण, और 28 से ऊपर 32 जितनी भी और आगे होगी वो दंडक होगा। इसमें 26 तक, 26 या 26 से पहले इतने तक मात्राएं वर्ण होंगे वो तो साधारण होगा, और 26 और 26 से अधिक जो होगा उसको बोलते हैं 26 से अधिक, उसको बोलते हैं दंडक। तो छंद ये तो मात्राओं वाला हो गया। इसमें मात्राएं 28 या इससे ऊपर 28 तक मिलेंगी साधारण होगा, 32 इससे ऊपर मिलेंगे आपको दंडक होगा। ये 26 तक वर्ण होंगे साधारण होगा, 26 से अधिक होंगे वो दंडक। तो ये वर्णिक होंगी, ये मात्रिक होंगी। अब ये था आपका बेसिक छंद कि छंद किसे कहते हैं, यानी छंद है क्या। छंद होता है कि किसी भी चीज को, जैसे अपन कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, कोई पद भाग पढ़ रहे हैं, उसमें जो संशोधन करता है उसको छंद कहते हैं। थोड़ा सुधार होता है और फिर उसको पढ़ने पर हमारे मन में प्रसन्नता, आह्लादित, खुशी जो होती है वो पूरा छंद के अंदर आता है। अब छंद थे वो दो प्रकार के बताए, एक था वैदिक और दूसरा है लौकिक। वैदिक के अंदर वेदों की गणना और लौकिक के अंदर आज जो अपन सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो लौकिक के अंदर होते हैं। लौकिक को दो भागों में बांटा, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक में मात्राओं की गिनती, वर्णिक में वर्णों की गिनती। मात्राएं में क्या है, सममात्रिक होते हैं, अर्ध सममात्रिक होते हैं और विषम मात्रिक होते हैं। फिर वर्णिक में वर्णों को काउंट किया जाता है। वर्ण जो होते हैं क, च, य, जो वर्ण होते हैं। अब इसमें साधारण और दंडक दो प्रकार के हैं। जो 28 से कम मात्राएं हैं साधारण है, 28 से ऊपर, 32 से ऊपर, 32 से ऊपर जितना जितना जाएगा उसको बोलते हैं दंडक। साधारण में 26 और दंडक में 26 से अधिक वर्ण होते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ आगे कि इसके महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से होते हैं। छंद के महत्वपूर्ण तत्व कि इसमें और क्या ऐसी चीजें होती हैं जो छंद के अंदर प्रकट होती हैं, जिससे छंद में क्या होता है थोड़ा सुधार। तो छंद के जो महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण वो प्रकट होते हैं। सबसे फर्स्ट है यति। अब इसने बताया यति क्या होती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है यति। यति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका रुकना, जिसको रुकना, ठहरना, अपन बोलते हैं स्टॉप कर, इसको रुक जाओ, उसको क्या बोलते हैं यति बोलते हैं। अपन कई बार किसी पंक्ति को बोलते हैं तो बोलते बोलते थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, जैसे अनलक्त विराम है, पूर्ण विराम है, तो वो जो थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, रुकते हैं, वही क्या होता है यति। तो यति का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, ठहरना। अब है इसके बाद में गति। दूसरा पॉइंट आपका है गति। गति का अर्थ वैसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं स्पीड। स्पीड तो हिंदी का है इसका परवाह। परवाह है, परवाह का अर्थ है कि आगे बढ़ना, स्पीड जो इसकी तेजी होती है वो कितनी होती है। अपन कई बार किसी पंक्ति को बहुत ही स्पीडली बोल जाते हैं,
पंक्ति को अपन बहुत ही स्लो धीरे 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 बोलते हैं, तो वो क्या है, उस छंद की स्पीड होती है, और इसी स्पीड को अपन क्या कहते हैं संस्कृत में छंद में गति कहते हैं। इसके बाद में आपका तीसरा पॉइंट है वो, इसका अर्थ वैसे अमूमन अपन उतार चढ़ाव में भी ले लेते हैं, उतार चढ़ाव। कई बार अपन धीरे से बोलते हैं, फिर कई बार स्पीड को बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, ले संगीतात्मकता, लयात्मकता वो क्या होती है, परवाह होती है, उतार चढ़ाव होता है। तो लयात्मकता, लय के अंदर आते हैं, या फिर संगीतात्मकता। अपन जो गाना गाते हैं उसमें भी क्या होता है, उतार चढ़ाव की वजह से ही गाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसी लयात्मकता और संगीतात्मकता को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। इसके बाद में आपका तीसरा पॉइंट है इसमें तुक। अपन मारवाड़ी में इसको बोलते हैं तुक्का मारना। क्या बोलते हैं, तुक्का मारना। कई बार बोलते हैं अरे मैंने उस चीज को लास्ट में देखा और फिर उसके भी लास्ट में वही था, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा उसमें लास्ट में है ना कैसा शब्द आ गया, मैंने उसमें देखा उसमें भी कैसा ही था, मुझे कोई परिभाषा याद नहीं थी पर मैंने तुक्का लगा लिया कि शायद यही सही होगा। वही तुक या तुक्का क्या है, इसमें एक तत्व दे रखा है। तो पंक्ति के चरण में, पंक्ति के चरण में पंक्ति के चरण में ध्वनि की समानता को, ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। समझ गए? मेरे कहने का अर्थ है तुक्का लगाना, कि मैंने देखा वैसा वैसा आया, वैसा ही मैंने कर दिया देख के, क्योंकि मैंने पढ़ा तो ऐसा ही दिखाई दे रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, उसका तुक्का लगा दिया। तो वही तुक और तुक्का होता है चरण के अंत में। अब इसके बाद में आता है गण। चौथा पॉइंट जो है वो है गण। तो जो गण होता है वो छंद के अंदर 3 वर्णों का एक समूह होता है। गण क्या होता है, छंद के अंदर 3 वर्णों का एक समूह होता है। उसे क्या कहते हैं, गण कहते हैं। गण क्या होता है, 3 जो वर्ण होंगे उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। इसको मैं बाद में आपको जब सूत्र समझाऊंगी, छंद में मात्राएं, वर्ण समझाऊंगी आगे वाले पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में आपको मैं बताऊंगी कि गण क्या है। एक बार आप बेसिक नॉलेज के ऊपर देखें कि 3 वर्णों का एक समूह होता है, उस समूह को ही हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। इसके बाद में गण के बाद में आपने जो आपकी जो चीजें थी बेसिक छंद के अंदर, वो हो गई यति, गति, तुक, गण। बगैर गणों के क्या नहीं होता, छंद का वो नहीं होता कंप्लीट का, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा क्या है। तो मैं गणवाद में बताती हूँ, तुक्का मैंने बता दिया कि तुक्का लगा लेना। अपने मारवाड़ी में बोलते, मैंने एक ही शब्द को अंत में देखा, वो सेम वैसा ही था, मैंने क्या कर लिया, उसके तुक्का लगा लिया, उसी को बोलते हैं तुक शब्द। अब इसके बाद मैंने आपको आगे मात्राओं की पहचान के सामान्य नियम कि मात्राएं हैं उनको कैसे पहचानेंगे। बेसिक नॉलेज होगी कि मात्राओं को किस प्रकार से पहचानेंगे। तो मात्राओं को कैसे पहचानेंगे वो एक मिनट देखो। यहाँ तक शायद मुझे पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आया। यदि फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट में लिखें
मैं अगला जो पार्ट होगा उसमें भरपूर कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। तो देखो, मात्राओं के पहचान के सामान्य नियम। प्रकार से हम मात्राओं को पहचान पाए। अभी मैंने जो मात्राएं बताई थी सममात्रिक में, उसमें मात्राएं हुई, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि इसमें एक मात्रा है, दो मात्रा है, या फिर इसमें मात्राएं नहीं है, क्या है? तो उसी के बारे में कुछ बेसिक बता रही हूँ कि मात्राओं को किस प्रकार से पहचाना जाता है। तो देखो, आपके जो मूल स्वर कितने होते हैं? वैसे अमूमन 4 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो जो 4 मूल स्वर हैं उनमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, वो एक मात्रिक छंद होगा। तो जब भी गिरेंगे तो एक मात्रा करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, तो क्या करेंगे? मात्राओं की काउंट करते जाएंगे। तो जो कौन से मूल स्वर हैं? है, ई है, ऊ है और छोटा री है। ये 4 मूल स्वर होते हैं और इन मूल स्वरों में कितनी मात्राओं को काउंट करेंगे? एक मात्रा को काउंट करते हैं। कितनी मात्राएं लगाते हैं इसमें? एक मात्रा। और मूल जो स्वर हैं उन मूल स्वरों में, और मूल स्वर बताए हैं 4 है, ई, ऊ, री, उसमें कितनी मात्राएं काउंट करते हैं? एक मात्रा काउंट करते हैं। अब जो आपके लघु स्वर, इसको अपन है ना लघु स्वर ही कह सकते हैं, कई बार इनका दूसरा नाम बोल देते हैं लघु स्वर। लघु का अर्थ होता है बेटे छोटा, लघु का अर्थ होता है छोटा। तो जो छोटा होता है इसको लघु बोलते हैं, वही मूल शब्द के अंदर आता है। फिर आपका दूसरी पहचान क्या है? जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, जो दीर्घ स्वर होते हैं वो आपके 7 होते हैं। अब वो 7 कौन कौन से हैं? आ है, ई है, ऊ है, बड़े री को भी वैसे काम कर लेते हैं, ए, आई, ओ, औ, लेकिन 3 ये और 3 6 और ये वाला 7, ये इसको सार्वभौमिक दृष्टि से मान्यता नहीं है, बड़ी री। तो इसको आप हटा भी सकते हैं, इसको मान्यता प्राप्त नहीं। तो 7 जो दीर्घ स्वर हैं वो क्या है? बड़े हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? दीर्घ या बड़े बोलते हैं। इन 7 के अंदर क्या होती हैं? मात्राएं डबल होती हैं, जिसको अपन बोलते हैं हार्शवर। क्या बोलते हैं? हार्शवर। जो दीर्घ होते हैं, जो संस्कृत के अंदर या हिंदी के जो छंद है उनमें दीर्घ का अर्थ ये हार्शवर होता है, जो मात्राएं 2 काउंट की जाती है। तो आप जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जितना हो सके। और अब जो बच गया है आगे वाला वो मैं कल आपको अगले पार्ट 2 में करवाती हूँ, जिस उसके लिए जय हिंद, जय भारत।